हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और इस सेशन में मैं आपके साथ, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही सिग्निफिकेंट, जो कि डेटाबेसिस है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स और कुछ खास जो बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, उसे कंजर्व करना या लॉस होने से बचाने के लिए गए कदमों पर हमें कैसे विचार करना चाहिए, इस तरह का इस चैप्टर का नेचर है। तो क्वेश्चंस भी पूछने का एक पैटर्न होगा, जहां आपको अपनी मेमोरी बेस्ड जो है आपकी प्रॉपर्टी पे जहां पर डिपेंडेंट होना होगा, और कुछ जो है डेटाबेसिस क्वेश्चंस इस चैप्टर का डोमिनेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पिकअप करते हुए कहां कुछ एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड और अलग अलग तरह के ऐसे एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज के नेम्स मेंशन्ड है, और रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का क्या कंसेप्ट है और किन साइंटिस्ट ने क्या बोला था। क्योंकि इस चैप्टर में आपने देखते देखते 4 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम सामने आए, बायोलॉजिस्ट के नाम सामने आए, जिन लोग ने अपने अपने तरीके से बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड स्टडी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। सो कमांडोस, आप सब लोग, एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि मेरे साथ आप क्वेश्चंस को जो है एक बार रिव्यू करें, और प्रोबेबली 2022 का पेपर कैसा हो सकता है इस चैप्टर को लेके। एक्सट्रीम मोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन अगर आ जाए तो यू शुड बी इन अपर हैंड। आप जो है अपनी तरफ से तैयारी रखें और अपने स्कोरिंग को कायम रखें। यस, इस उम्मीद के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज का हमारा डिस्कशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पैटर्न्स फ्रॉम द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, एक जीके बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके सामने 4 कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो विद हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इन चारों में से जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी गिवन ऑप्शंस में से जो एग्जिबिट कर रहे हैं, यस प्लीज आंसर मी कमांडोज, आंसर करें। द आंसर इज ए, आंसर इज ए, ब्राजील, है ना। ट्रॉपिकल एरिया के आसपास जो है ये पाया जाने वाला जो एरिया है, इसलिए सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट की जाती है इसको। दैट इज ए इज द आंसर, ब्राजील। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड, रिस्पेक्टिव ये सभी इकोसिस्टम से, इनमें से कहां आप जो है वेयर यू कैन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैनग्रूव सुंदरवन एरिया में आप सब जानते हैं कि हाईली सलाइन एरिया है। डेजर्ट तो जो है अगेन वहां पर सॉइल डेफिशिएंसी है, सैंडी सॉइल है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो डाइवर्सिटी अपने आप कम ही होगा। तो मैक्सिमम कोरल रीफ्स, यस कमांडोज, कोरल रीफ्स इज द प्रोबेबल आंसर। एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है कोरल रीफ्स। C is the answer. Question number 2, C is the answer. Okay. Alpine meadows जो है ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में वो एरिया, वहां भी डाइवर्सिटी एक्सपेक्टेडली कम पाया जाएगा। फिलहाल गिवन ऑप्शंस में से प्रोबेबली जहां पर डाइवर्सिटी पाई जा सकती है जिस इकोसिस्टम में, वो है कोरल रीफ। सेकंड का आंसर है C। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following, नेक्स्ट देखिएगा, बिलो मेंशन्ड रीजन्स एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन। यस कमांडोज, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते से ही आपको तो सबसे पहले याद आना चाहिए कि थ्योरी लेक्चर में स्पष्ट बताया गया था कि वाई ट्रॉपिक्स, एक क्वेश्चन है ना, इस तरह से भी तो क्वेश्चन बन सकता है कमांडोज, एम आई राइट और नॉट। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वाई लैटिट्यूड वाइज ट्रॉपिकल एरिया इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड मैक्सिमम बायोडाइवर्स एरिया, और जो है साउथ अमेरिका का जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे बायोडाइवर्सिटी वाला इलाका माना गया है। तो कुछ तो बात है इन ट्रॉपिकल रीजन्स में। यस, 3 रीजन्स एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं कि वहां पर सोलार रेडिएशन सबसे ज्यादा पहुंचती है, तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के कारण प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और काफी लंबे समय तक अनडिस्टर्ब्ड एरिया लेस सीजनल वेरिएशन के साथ, प्लेक्टोनिक मूवमेंट्स के साथ रहा है। तो वहां बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज, डिस्टर्बेंसेस काफी समय तक नहीं रहे हैं। यस, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण बताए गए हैं कमांडोस, उनमें से फिलहाल एक लेस सीजनल वेरिएशन की बात कही है। तो मेरे इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप सब देख सकते हैं गिवन ऑप्शंस में से ट्रॉपिक्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज द आंसर। ओके कमांडोज, लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
The extinction of many species of cichlid fish in Lake Victoria is mainly, भाई ये तो एक जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण है। करीब 200 से ज्यादा जो है मछलियों को, लोकल जो है वहां के इंडिजिनियस फिशेस को नुकसान हो गया था प्रेडेटर एलियन स्पीसीज आने की वजह से। यस, मैंने अभी क्या बोला, गौर करिए कमांडोज, ध्यान से देखिए। ये 4 इवल क्वाड्रेट के टर्म्स लिखे हैं आपके सामने, लेकिन इनमें से किकलिड फिश का जो है रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन या उनको जो एंडेंजर्ड कंडीशन थ्रेटनिंग जो हुआ वो किस वजह से हुआ? आंसर है डेल्टा, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। डी इज द आंसर। ओके कमांडोज, यस, द एक्सपेक्टेड आंसर इज डेल्टा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी वन ऑफ यू, यस प्लीज, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगेन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको याद आना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट है, ये भी तो अपने आप में क्वेश्चन है। 34। उन 34 में से इंडिया में कितने हैं? 3, करीब करीब 10%। यस, और वो 3 जगह कौन से हैं? वेस्टर्न घाट, क्लियर, इंडो बर्मा रीजन एंड हिमालयंस। तो उन तीनों में से फिलहाल इधर ऑप्शंस में से आप खुद ही देख सकते हैं, गैंजेटिक प्लेन, सुंदरबन, ईस्टर्न घाट। नहीं, आंसर है, यस, एवरी वन ऑफ यू प्लीज आंसर मी, C is the answer. Okay, commando, C is the answer. Western Ghat is the answer. Okay, so question number 5, C is the answer. Next, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आप सब लोग। The active chemical, yes commandos, the active chemical that is reserpin. Reserpin जो है, जो एक्टिव केमिकल है, point to be noted, is obtained from Datura, Rauwolfia, Atropa, राइट, एंड पेपरवेर। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। और जैसा कि आप सबने एनसीईआरटी है ना, राउल्फिया वोमिटेरिया है ना, राउल्फिया वोमिटेरिया से जो है ये मिलता है। सो बी इज द आंसर। यस कमांडोज, मेडिसिनल प्लांट ट्रांस हिमालयन एरियाज के अलग अलग हाइट पे जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ, यस, जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ पाए जाने वाले अलग अलग पोटेंसी से रेसरपिन अवेलेबल हो सकता है। याद करिए कमांडोज, ये बात स्पेशली आपको जो है थ्योरी लेक्चर में बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज बीटा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट बायोस्फीयर, ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व आप सभी जानते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर करके ऑर्गेनाइजेशन वो तय करती है दुनिया की किस जगह को घोषित किया जाए, बनाया जाए, राइट। इंटरनेशनल स्केल पर जो है वो तय करती है बायोस्फीयर रिजर्व। तो दुनिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है इन इंडिया 1986 में, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986 इन इंडिया एट। तो जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब जो है इंडियन कॉन्टिनेंटल रीजन में ही है, बट आंसर इज नीलगिरी। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके कमांडोज, प्लीज एवरी वन ऑफ यू ध्यान से देखिए। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 इन इंडिया एट, the option is A, clear, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एवरी वन ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज, नॉट बोला है, ध्यान रखिएगा कमांडोस, फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के बहुत सारे कारण हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो आप पढ़ते, इवल क्वाड्रेट एंड मेनी मोर, डिफॉरेस्टेशन एंड मेनी थिंग्स, है ना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण बनते हैं। लेकिन पूछा नॉट अ कॉज, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ये तो कारण है, इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज दिस इज आल्सो द रीजन। लेकिन कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क, भले ही एक एक्सी2 बट इट इज अ कंजर्वेटिव टेक्निक, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाने के लिए है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, द आंसर इज सी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not an invasive alien species in the Indian context? Yes commandos, क्वेश्चन देखिए, is not an invasive, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज नहीं है, और इंडिया में कौन से 3 है जो इन्वेसिव हैं, एलियन है? यस, दैट इज लेंटाना, पार्थेरिनियम, इकॉर्निया,
ये सब तो है, तो आंसर क्या होगा? यस, Cynodon, that is beta is the answer. Okay, commandos, beta is the answer. Clear? So, which of the following is not an invasive alien species in the Indian context? So, given 4 options में से जो है 4 options whatever given, what is expected, that is Cynodon. बाकी तीनों तो alien species है, invasive species है. Clear? Yes. चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 9, beta is the answer. The question number 10th is in front of you. Where among the following will you find the pitcher plant? Pitcher plant जो है इन given ecosystems में से आपको कहां मिल सकता है? Now थार डेजर्ट और सुंदरबन तो एरिया हॉस्टाइल एरियाज हैं, वहां के एडेप्टेशन से, और पिक्चर प्लांट तो जो है इंसेक्टिवरस प्लांट है, उसको एक अलग तरह का ह्यूमिड एनवायरमेंट चाहिए और वो मिलेगा रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यस, क्लियर? सो Alpha is the answer. Okay, commandos. A. Alpha is the answer. Question number 10. A is the answer. Okay, let's move ahead with the next question. Yes, commandos, every one of you. Amongst the animal group given below, which one has the highest percentage of endangered species? Animals में कौन सा ऐसा ग्रुप है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जिस मोस्ट वनरेबल टू एक्सटिंक्शन एंड एनी टाइप ऑफ थ्रेटनिंग, किसी प्रकार का खतरा, विलुप्त हो जाने का, और जो खतरा बना है, यस, एंडेंजर्ड कहीं ना कहीं, वो सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. आंसर है डेफिनेटली, एवरी वन ऑफ यू नो, एम्फीबियंस आर द मोस्ट वनरेबल. की नोट्स में ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा कमांडोज. सी इज द आंसर, क्योंकि वो ड्वेल हैबिटेट, उनको अपने लाइफ में जो है अपने इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए 2 तरह के हैबिटेट की अलग अलग समय पे जरूरत होती है. लार्वल स्टेज में एक्वाटिक, और आगे चल के अडल्ट स्टेज में अपने शिकार और अलग तरह की सब एक्टिविटीज करने के लिए. यस, अडल्टहुड में जो है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ चाहिए, ड्वेल हैबिटेट है. तो किसी तरह का इकोसिस्टम को अगर खतरा है, लॉस है, तो सबसे ज्यादा इनके विलुप्त हो जाने के चांसेस ज्यादा हैं. यस, दैट्स करेक्ट. तो सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, सी इज द आंसर. चलिए कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. एवरी वन ऑफ यू जस्ट हैव अ लुक. विच ऑफ द फॉलोइंग is an endangered plant species of India? Now this is a GK based question. Raulfia serpentine है ना, सेंटेलम एल्बम है ना, साइकस, ये सारे के सारे ना किसी कैटेगरी ऑफ जो है थ्रेटनिंग और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं. राइट? सो डेफिनेटली द आंसर इज ऑल द अबव. डेल्टा इज द आंसर, ऑल द अबव. क्वेश्चन नंबर 12, डी इज द आंसर. राइट, सो लेट्स मूव अहेड. अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. देखिएगा, व्हाट इज कॉमन पूछा है. लेंटाना, एकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश, ये सारे के सारे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हैं. ये इनकी सबसे बड़ी खास है, और इन पर किसी तरह खतरा नहीं है, ये दूसरों के लिए खतरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का. राइट? पहले तो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड. अब देखते हैं, ऑल आर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया? नो. ऑल आर कीस्टोन स्पीसीज? ऐसा कुछ नहीं है. ऑल आर मैमल्स फाउंड इन इंडिया? नो. अपने आप ये सारे स्टेटमेंट्स गलत है. यस, दिस इज द रीजन. So again, delta is the answer. Okay, commandos, delta is the answer. All the species are neither threatened nor indigenous species. सब invasive है, लाए गए हैं, alien species है, और किसी न किसी तरह का वो loss of biodiversity का एक pivotal primary factor बन जाते हैं. Clear? Yes. Question number 13, delta is the answer. Next question, commandos, आप सबके सामने है. The extinction of passenger pigeon. Yes. इंडिया में जो है, इंडिया से या जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है पैसेंजर पिजन का एक्सटिंक्ट होने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, ड्यू टू क्वेश्चन में ये पूछा गया है. तो सब लोग ध्यान से देखिए. राइट? दैट इंक्रीज नंबर ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स. नो. ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस? नहीं. इज इट ट्रू? नॉन अवेबिलिटी ऑफ फूड? ये भी नहीं है. बर्ड फ्लू वायरस इंफेक्शन? नहीं. तो आंसर क्या होगा? यस कमांडोज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन. ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड द रीजन. यस कमांडोज, ध्यान से देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस. यस,
क्योंकि खुद ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक कारण रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, और पैसेंजर पिजन, स्टेलर सी काउ, ऐसे इनका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन इंसानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये। यस, सो क्वेश्चन नंबर 14, बीटा इज द आंसर। The extinction of passenger pigeon was due to over exploitation of by the human beings, right? चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम पैटर्न से, अगेन यहां पर रिस्पेक्टिव जो है दो कॉलम्स आपके सामने बने, पहले आपको ये देखना है और फिर फॉलो करिएगा व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन जो इसको आंसर करता है। यस, डोडो फ्रॉम मॉरिशियस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, right? Thalassian from Australia, and Steller sea cow from Russia. So dodo matches, one matches with what? C. One matches with C. Yes, one matches with C. Then quagga matches with A. Thalassian matches with D. And then Steller cow matches with Russia. B option. So what do you expect? Delta is the answer. Delta is the answer. ये respective 500 years में ये सब extinct हुए हैं due to the evil quadrate anthropogenic action from the world. ये ध्यान देने वाली बात है फिलहाल इधर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। और गौर करिएगा कमांडोस, एनसीईआरटी में ये सब मेंशन्ड है लाइन टू लाइन, इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि वो कौन सा रिस्पेक्टिव मेंबर है और वो कहां से जो है विलुप्त हुआ है। क्लियर? जहां से रिपोर्टेड है और पूरी दुनिया में आज वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है। ओके कमांडोस, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके कमांडोस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ अगेन इट्स अ जीके बेस्ड क्वेश्चन। वन हॉर्न्ड राइनोसरस जो है वो कहां पर उसको जो है संरक्षण मिला है, दैट्स द क्वेश्चन। यस, इज इट द भिटारकिना और बांदीपुर, काजीरंगा? आंसर है काजीरंगा, सी। काजीरंगा में जो है, यस, क्वेश्चन नंबर 16, दैट आंसर इज सी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट? तो पार्निथियम इज एन एंडेमिक स्पीसीज, गलत। एंडेमिक स्पीसीज है ही नहीं पार्निथियम, वो तो इन्वेसिव स्पीसीज है। अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अ थ्रेट टू इंडिजिनियस कैटफिशेस, इसलिए ये भी गलत है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्टेलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल ड्यू टू, यस, आपने कुछ समय पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, रशिया से जो है ये स्टेलर सी काउ जो है एक्सटिंक्ट है। नाउ दिस इज करेक्ट, आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ? यस कमांडोज, आप सभी जानते हैं द एक्सपेक्टेड आंसर आपसे मैं उम्मीद करता हूं। यस प्लीज, इट इज टाइगो फॉरेस्ट, तुंद्रा फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आंसर है अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यस, आंसर है इसका भी सी, क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज सी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी वन ऑफ यू जस्ट हैव अ लुक, एक जीके बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रियो डी जेनेरियो में जो है 1992 में जो हिस्टोरिक इवेंट कंडक्ट हुआ था, देश विदेश से सारे लोग पहुंचे थे वहां पर, रिगार्डिंग यस द कन्वेंशन जो सबमिट हुआ था, है ना, जिस प्रकार का वहां पर जो है लोग आपस में मिलकर किस बात पर चर्चा की थी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, ग्लोबल डाइवर्सिटी को लॉस होने से बचाने की बात पर। यस, द आंसर इज बीटा, द अर्थ समिट बीटा। ओके कमांडोज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आगे बढ़ते हैं। द कॉमन टेक्निक, व्हाट इज द कॉमन अबाउट द टेक्निक्स, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इनके बीच क्या कॉमन बात है? इनके बीच इस कॉमन बात यह है कि ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, नहीं, ऑल आर एक्स सीटू कंजर्वेशन। यस, द आंसर इज बीटा, द आंसर इज बीटा। ओके कमांडोज, what is common to the techniques in vitro fertilization, cryopreservation and tissue culture? आंसर है बीटा।
क्लियर, क्योंकि सारे के सारे जो टेक्निक्स है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू तो आप सभी जानते हैं, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, सेक्रेड ग्रुप्स। फिलहाल ये आंसर है 20 का बीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एवरी वन ऑफ अस। यूट्रोफिकेशन, जो यूट्रोफिकेशन फिनोमिना है इज ऑफन सीन इन, कहां देखने को मिलता है यूट्रोफिकेशन? क्लियर, दैट इज एक तरह से नेचुरल डेथ ऑफ लेक है, राइट? लेक्स, नेचुरल डेथ ऑफ लेक्स विथ टाइम। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि तो लेक है ही नहीं। आंसर है फ्रेश वाटर लेक्स। यस, क्वेश्चन नंबर 21 सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 सी इज द आंसर। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, which of the following has maximum genetic diversity in India? अब गिवन ऑप्शंस में आप देख लीजिए, टी कितनी वैरायटीज होंगी उसकी, टिक है ना, मैंगो, एनसीईआरटी याद आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन इंडिया। यस, फिलहाल आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सी होगा। और कमांडोज उसी पैराग्राफ में एक और ऑप्शन बताया हुआ था, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 22 सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, इन इंडिया मैक्सिमम डाइवर्सिटी, बट दिस टाइम मैंगो, ग्राउंडनट, राइस, पीस, 4 एग्जांपल्स दिए, मैंगो भी साथ में, लेकिन मैंगो से भी ज्यादा वैरायटी। अब यहां आंसर हो जाएगा राइस, 50,000 varieties more than. Yes, C is the answer again over here. Question number 23, C is the answer. Okay, fine. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. Yes, commandos, every one of us. Which of the following represent maximum number of species among the global biodiversity? Again, it's a very fundamental question from your NCERT book. कि अगर आपको याद आता है एक लाइन की फंगस alone, फंगल स्पीसीज जो है इज मोर देन सम ऑफ ऑल एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस, सबको ऐड कर दो उनकी सारी स्पीसीज को, उससे भी ज्यादा 72,000, 72,000 एंड मोर स्पीसीज ऑफ फंगस अकेला है। फिलहाल इधर ऑप्शंस में से आंसर क्या होगा? सी, डेफिनेटली। यस कमांडोज, इवन जो प्लांट का आप पाई डायग्राम देखेंगे उसमें भी उसके अकॉर्डिंगली भी फंगस मेंशन्ड है वहां पर, क्योंकि कंपैरिजन में देखिए एल्गे, लाइकन, मॉसेस, फर्न सबको मिला लीजिए तो फंगस अकेला उनसे ज्यादा है। फिलहाल गिवन ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 24 में सी आंसर होगा, फंगाई इज एग्जिबिटिंग इट। यस, क्वेश्चन नंबर 24। अगला, सेक्रेड ग्रुव्स, डेफिनेटली ये एक नेचुरल और बहुत ही इन सीटू तरीका है कंजर्वेशन का, लेकिन स्पेशली यूजफुल फॉर वहां जो कंजर्वेशन ही होता है ना, तो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो उपवन होते हैं, ठीक है, डेप्थ फॉरेस्ट में जो ट्राइबल प्लेसेस में जो फॉरेस्ट होते हैं वहां के पेड़ पौधे और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वहां के ट्राइबल लोग क्या मानते हैं? अपने पूर्वज मानते हैं, देवता मानते हैं। इस तरह के जगह को हम सेक्रेड ग्रुप्स, उपवन कहते हैं। Yes, they have a holy and sacred view, वहां के आम लोगों के बीच वहां पर रहता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इस बहाने से भी क्या होता है? यूजफुल फॉर क्या? फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर से रिलेटेड, जनरेटिंग एनवायरमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर है बीटा। यस कमांडोज, आंसर है बीटा, दैट इज कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, क्योंकि वो तो वहीं पाए जाते हैं, वो वहीं नेचुरली पाए जाते हैं, एंडेमिक है, और वहां के लोग उनको जो है अपना कहीं ना कहीं पूर्वज मानते हैं, क्योंकि उनसे उनको कुछ फायदा होता है, मेडिसिनल चीजें, तो उनको लगता है कि दे आर बून, उनको वो आशीर्वाद की तरह लेते हैं नेचर का, राइट? So that's the point. Question number 25. Yes, commandos, the answer is beta. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिपको मूवमेंट वाज फर्स्ट लेड बाय, चिपको मूवमेंट जो है किसने शुरुआत की थी? है ना, गरीवाल, सुंदरलाल बहुगुणा। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर गिवन ऑप्शंस में से, राइट? इट वाज स्टार्टेड बाय अ नेचुरलिस्ट, ठीक है, जो एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरमेंट सेवियर है, सुंदरलाल बहुगुणा। ही इज नोन टू इनिशिएट and start the first led by Chipko movement, Sundarlal Bahuguna. 26A is the answer. Next question commandos, one of the endangered species of Indian medicinal plant is of that. Again ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये एक जीके बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए कमांडोज। पोडोफाइलम इज द आंसर,
पोडोफाइलम इज द आंसर। गार्लिक निपेंथिस ये तो है ही नहीं मेडिसिनल प्लांट, गार्लिक तो इतना उत्पादन है, उस पर कोई एंडेंजर्ड वाली बात ही नहीं है। सेम विथ ऑसिमम, राइट। अब आंसर है बीटा, आंसर है बीटा, इंडियन मेडिसिनल प्लांट एंडेंजर्ड कैटेगरी में पोडोफाइलम। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है, ध्यान से सब लोग देखिए। ऑड कॉम्बिनेशन, हैबिटेट और उसके पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न, रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एस, सही है ना। डचिंजम नेशनल पार्क में जिराफ पाया जाता है क्या? नाउ दिस इज रॉन्ग। रेस्ट सुंदरबन में बंगाल टाइगर, करेक्ट है। पेरियार में एलिफेंट, बिल्कुल, ऑल आर करेक्ट, ऑल द अदर 3 आर करेक्ट। The B ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि डचनजम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में कहां जिराफ पाया जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोस, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एवरी वन ऑफ यू प्लीज, क्वेश्चन नंबर 29, सब लोग ध्यान से देखिए। यस प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? मतलब कौन सी ऐसी घटना, इवेंट जो ऑप्शंस में लिखे हैं, यस कमांडोज, इनमें से कौन सी घटना आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा किसी भी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्स एरिया में? क्लियर? तो लेट मी गो थ्रू ऑल पॉइंट्स, मुझे सारे पॉइंट्स बारी बारी से आपके सामने मैं रीडिंग करूंगा। लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म, एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस। अब आप गौर करिए, किसी भी जगह को हॉटस्पॉट कैसे घोषित करते हैं? स्पीसीज रिचनेस और एंडेमिज्म से। तो ये तो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों चीज ही किसी जगह को हॉटस्पॉट घोषित करता है। क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। एम आई राइट और नॉट कमांडोज? यस। फिर बात आती है एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस। हां, ऐसी जगहों को संरक्षण चाहिए, ऐसी जगहों पे जो है स्पीसीज लॉस होने के चांसेस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, डेफिनेटली अमेज़न रेन फॉरेस्ट, याद करिए कमांडोस, एनसीईआरटी में लिखा है कि लंग्स ऑफ प्लैनेट है, लेकिन इंसानी गतिविधि के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण आज कहीं ना कहीं जो है द होल वर्ल्ड जो कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा है, टूरिज्म और उसके चलते हुए, तो वहां पर जो है अलग अलग तरह के ऐसे इंसान इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो एक्सेलरेट करता है स्पीसीज लॉस को। हां, देखने को मिलेगा आपको हॉटस्पॉट में भी। यस, इट्स ट्रू, क्योंकि उनको संरक्षण की जरूरत है। तो ये सब तो ऑब्जर्वेशन में आएगा। हां, ये सब होता है। और यहां पूछा है नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट ऑब्जर्व्ड, तो लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ए इज द आंसर। ओके कमांडोज, लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, क्या ऐसा हमें देखने को मिलता है? नहीं, नॉट ऑब्जर्व्ड, वो तो होता ही है। क्लियर? तो आंसर है ए, लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बाकी सब ऑब्जर्व होता है। ओके कमांडोस, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइगर इज नॉट अ रेसिडेंट, ध्यान दीजिए, टाइगर इज नॉट अ रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट, बिल्कुल टाइगर प्रोजेक्ट चलता है। रणथंबोर नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए जाना जाता है। सुंदरबन में तो रॉयल बंगाल टाइगर है। गिर तो लायन के लिए होता है। यस, तो डेल्टा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, डेल्टा इज द आंसर, क्योंकि इज नॉट अ पूछा है, नॉट अ रेसिडेंट। क्लियर कमांडोज? एवरी वन ऑफ यू क्लियर? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन मतलब होता है कि किसी भी रियली जो नियर टू थ्रेटनिंग, एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ही ज्यादा वनरेबल स्थिति में है, अब उसको उसके नेचुरल कंडीशन में तो प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, उसको उसके नेचुरल कंडीशन से इंसानी देखरेख कैप्टिविटी में, आउट ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट, उसको एक मैनमेड कैप्टिविटी में जब कंजर्वेशन के उद्देश्य से, संरक्षण के उद्देश्य से, इन फॉर्म ऑफ नेचुरल, इन फॉर्म ऑफ व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स? जूलॉजिकल पार्क,
जूलॉजिकल पार्क, यस, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सब जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन के तरीके हैं। ओके, तो फिर फिलहाल इधर दिए गए ऑप्शंस में से सीड बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रूव, नेशनल पार्क, ये सारे के सारे इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू कौन से? नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रूव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर क्या होगा? सीड बैंक बीटा। क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, क्लियर, जूलॉजिकल पार्क, ये सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन है। फिलहाल इधर दिए गए ऑप्शंस में से आंसर होगा बीटा। ओके कमांडोज, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स अलील्स ऑफ जीन्स ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड, ठीक है। फिलहाल अब आप देखिए, जीनोम की तो एक अलग ही परिभाषा है, वो तो जेनेटिक मेकअप है किसी का। हर्बेरियम, ड्राई पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को जो है रखा जाता है रिकॉर्ड में, दैट इज हर्बेरियम, क्लियर। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। यस, द आंसर इज सी, जर्म प्लाज्म इज द आंसर, सी। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स, क्योंकि वो उनका जर्म प्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है, उसकी पूरी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। जर्म प्लाज्म, सी इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। ओके कमांडोस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में सॉल्व करते समय ऑप्शंस देखकर इनमें से अभी पूरी दुनिया में कौन है, इनमें से, राइट। कंफ्यूज मत होइए कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में तो एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा में, ऐसा नहीं। यहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यह देखना है कमांडोज कि एल्गे, लाइकन, फंजाई, मॉसिस, इन चारों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीसीज नंबर किसका है, यह क्वेश्चन पूछा है पूरी दुनिया में। आई मेरी बात समझ में? यह बात यहां पर रिप्रेजेंटेड बाय, तो डेफिनेटली आंसर होगा सी। 33 क्वेश्चन नंबर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल के एक्सटिंक्शन के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिव विभाग, लेकिन उन सब में से सबसे खास, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बात पॉइंट आपके सामने रखा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारी हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? यस, आंसर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सी इज द आंसर कमांडोज। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन जो है सबसे प्रमुख कारण है, सबसे मेन कारण है उन चारों में से, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 34 सी इज द आंसर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू, इनमें से कौन सा जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल स्पीसीज से रिलेटेड है, यह पूछा जा रहा है। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन, वाइल्ड सफारी पार्क्स, है ना। तो यहां हर जगह ही है, लेकिन इनमें से किस टेक्निकल शब्द का संबंध है एक्स सीटू कंजर्वेशन से? तो वाइल्ड सफारी पार्क, यस, इट इज अ जूलॉजिकल पार्क, जहां क्या बोलते हैं, एक तरह का मतलब हर तरह से जो है कोशिश इंसानी देखरेख में की जाती है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, वाइल्ड सफारी पार्क्स, राइट, ध्यान दीजिए। तो डेल्टा इज द आंसर, क्योंकि बाकी तो सब जो है नेचुरल कंडीशंस हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, वहां नेचर उनको दे ही रहा है उनके अपने हैबिटेट इकोसिस्टम में, पूरे इकोसिस्टम को बचाया जाता है एक स्पीसीज को बचाने के लिए, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये बाकी सब तो इन सीटू कंजर्वेशन दे रहे हैं अपने आप नेचर में जो शुरू से है, लेकिन इंसानी हस्तक्षेप को ही हम कहते हैं एक्स सीटू। तो फिर वाइल्ड सफारी पार्क्स आर वेल मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग, इंसानों द्वारा वेल मेंटेन्ड है, इसलिए दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डेल्टा इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर, यस, बायोस्फीयर का वो क्षेत्र जो लीगली प्रोटेक्टेड है, जहां सिर्फ सारे वाइल्ड स्पीसीज ही रहेंगे और कोई ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, किसी भी प्रकार का ट्रेसपासिंग और वहां जा ही नहीं सकते, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व का। बफर जोन, ट्रांजिशन, रिस्टोरेशन, कोर जोन, आंसर है डेल्टा, कोर जोन। यस कमांडोस, क्यों?
क्योंकि जो बफर जोन है, ट्रांजिशन जोन है, ये तो यहां थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी और आसपास रह सकते हैं बायो, लेकिन कोर एरिया है जहां एक्चुअल इकोसिस्टम कंजर्व्ड है और वाइल्ड स्पीसीज है, वहां किसी तरह की इंसानी गतिविधि अलाउड नहीं है। ये बाकी दो जोन्स भी जो है बायोस्फीयर रिजर्व के आते हैं, लेकिन यही वो एरिया है जहां पर किसी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं है, नो ह्यूमन एक्टिविटी। डेफिनेशन को गौर करेगा कमांडोज। क्वेश्चन नंबर 36, डेल्टा इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are included in ex-situ conservation? Which of the following is for, है ना, ex-situ, again except बोल रहे हैं, किसको फॉलो करते, एक्सेप्ट, है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट वर्ड जुड़ गया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर, सब ex-situ कंजर्वेशन है, केवल एक को छोड़कर। यह क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है। तो कमांडोज, एवरी वन ऑफ यू ध्यान से देखिए, यहां पर क्या आंसर होना चाहिए। आंसर होगा बीटा, सेक्रेड ग्रोव्स, क्योंकि ये इन सीटू कंजर्वेशन है, राइट, इन सीटू कंजर्वेशन है। आई मेरी बात समझ में सबको कमांडोज? यस। तो ex-situ में बाकी सब ex-situ है, यस, सिर्फ ये इन सीटू है, तो बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोज। नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम क्या सही है, ये पाई डायग्राम देख के आपको पूरा एनसीईआरटी याद आना चाहिए, राइट। ये फंगस है, तो अब यहां पर क्या आना चाहिए, एल्गे, यहां एल्गे आना चाहिए, एल्गे, यस, ठीक है। फिर यहां पर लाइकन, लाइकन्स, राइट, और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसको फुलफिल कर रहा है? यस, ए बी सी, डेल्टा, डेल्टा इज द आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 38, यस कमांडोस, डेल्टा इज द आंसर। ध्यान से देखिए एवरी वन ऑफ यू, जस्ट कोरिलेट, ये पाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सीधा पिकअप किया हुआ है। आपको सही फिलिंग करनी है रिस्पेक्टिव परसेंटेज के साथ, राइट। तो आंसर 38 क्वेश्चन का है डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अमंग वर्टिब्रेट्स। एनसीईआरटी में ध्यान से देखिएगा, ये वर्टिब्रेट्स के बीच, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन आते हैं? फिशेस, फिशेस, एफ, फिशेस, राइट। यहां पर बर्ड्स, बी बर्ड्स, और यहां पर एम्फीबियंस, यहां एम्फीबियंस, ए एम्फीबियंस। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन टू fulfill what? A, B and C represents respectively fishes, birds, amphibians. तो accordingly C is the answer. Okay commandos, C आंसर है। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ग्राफ क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्या देता है कि रिगार्डिंग स्पीसीज रिचनेस और एरिया रिलेशनशिप को ये ग्राफ किस तरह से समझा रहा है। लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ के देखते हैं। यस एवरी वन ऑफ अस, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड, है ना, एरिया अप टू सर्टन लिमिट। आई रिपीट, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू सर्टन लिमिट। क्या ये समझाता है इस बात को? चलिए, ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बनता है कि अप टू सर्टन, उसके बाद कांस्टेंट हो गया है। ये देखिए ना, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, और फिर उसके बाद अप टू एन एरिया, उसके बाद एरिया बढ़ाने के बाद स्पीसीज रिचनेस नहीं पाया जाएगा। तो देखा जाए तो ये सही है। यस, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू सर्टन लिमिट, उसके बाद कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्लोप, अगला पॉइंट देख लेते हैं। फ्रूगिवोरस बर्ड्स इन ट्रॉपिकल डिफरेंट एरियाज कम्स डिफरेंटली, नहीं, क्योंकि कोई भी कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जेड वैल्यू मोर और लेस एक जैसा आता है, 1.15। एनसीईआरटी में जेड वैल्यू मेंशन्ड है। फिलहाल ये स्टेटमेंट गलत है, जो कि यहां से साबित नहीं होता। स्टीपर स्लोप मींस डिक्रीजिंग, नहीं, जितना स्टीप, जितना जो है चढ़ाई होगी, मतलब कम एरिया में ज्यादा स्पीसीज, वो तो बढ़ा है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है। जेड वैल्यू मोर, स्पीसीज रिचनेस मोर, डाइवर्सिटी मोर, लेकिन यहां तो डिक्रीज लिखा है, इसलिए ये गलत है।
ऑन लॉगरिथमिक स्केल रिलेशनशिप सिग्मॉइड कर्व, ये लॉगरिथमिक में तो स्ट्रेट लाइन आता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन पे जो है द स्लोप लाइन जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट z वैल्यू जो है वो तो स्ट्रेट लाइन आता है, यहां सिग्मॉइड कर्व लिखा है, ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली ए इज द आंसर जो कि इस ग्राफ को सही करेक्ट एक्सप्लेन करता है, करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 ए इज द आंसर। यस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। How many of the following are considered as a threat to ecological security? Ecological diversity security के लिए खतरे कौन कौन से? Habitat loss, yes. Alien species, yes. Over exploitation, yes. Coexistence, coexistence, extinction हो जाना। तो आंसर होगा 4। A is the answer. Okay, commandos, A is the answer. Next, the organization which has been published the red data book, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेड डाटा बुक को जो है पब्लिश करता है? राइट, एवरी वन ऑफ अस शुड नो, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, IUCN द्वारा जो है रेड डाटा बुक पब्लिश होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑटोमेटिकली बीटा, बीटा इज द आंसर। उसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, यस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following species extinct due to over exploitation by human? ओवर एक्सप्लॉयटेशन आप सभी लोग जानते हैं एक इवल क्वाड्रेट है, फिनोमेना है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसानी हस्तक्षेप का एक नतीजा है। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेलर सीकाओ करेक्ट एंड पैसेंजर पिजन भी। तो ऑटोमेटिकली आंसर होगा डेल्टा, आंसर होगा डेल्टा। ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम करेक्टली, मैच द कॉलम करेक्टली। रॉबर्ट में स्पीसीज, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बाय एस्टिमेशन ऑफ 7%, है ना। 7 मिलियन है पूरे दुनिया में स्पीसीज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड, हमने तो सिर्फ उसका 22%, 1.5 ही किया है, ऐसा उन्होंने बताया। पॉल एलरिच आर के साथ रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, डेविड टिलमन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट स्टेबिलिटी साबित करने के लिए, एंड अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। तो ये जो मैचिंग मैंने किया है ये ऑप्शन बी, यस कमांडोज, बीटा इज द आंसर, बीटा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, बीटा इज द आंसर। राइट, ये रिस्पेक्टिव, ये 4 अलग अलग लोगों का नाम, बायोलॉजिस्ट के नाम इस चैप्टर में मेंशन्ड है और सबका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उसके क्या मायने हैं बायोडाइवर्सिटी को समझना, मेंटेन करना, कंजर्वेशन, ये जरूर याद रखिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 44, बीटा इज द आंसर। नेक्स्ट, अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो वाज रिलेटेड टू, अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो वाज रिलेटेड टू डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस को पूरे वर्ल्ड में मिनिमाइज, ग्लोबल लेवल पे मिनिमाइज करने के लिए ये समिट किया गया था। सो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सी इज द आंसर। ओके कमांडोज, यस क्लास। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं अब अगले आगे बढ़ते हुए कि करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, करेक्ट ऑप्शन गिवन। तो अगेन सारे डेफिनेशन बेसिस ये क्वेश्चंस हैं और किसके साथ क्या मैच कर रहा है, चैप्टर के हर हिस्से से जो है प्रोबेबली क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एंड टिल द लास्ट एंड ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट एंड एट द लास्ट एंड ऑफ द चैप्टर। गौर करिएगा, डाइवर्सिटीज, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज की डेफिनेशन, डाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया, एडवर्ड विल्सन, है ना। 4 अलग अलग साइंटिस्ट, एडवर्ड विल्सन, रॉबर्ट मे, डेविड टिलमैन, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, पॉल एलरिच, 5 साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कमांडोज, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप देखिए हॉटस्पॉट का एक एग्जांपल वर्ल्ड मैप पे श्रीलंका, इन सीटू कंजर्वेशन का एक एग्जांपल क्या है, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस, इवल क्वाड्रेट का क्या एग्जांपल है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और XC2 क्या है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क।
तो इस तरह से मैच करने के बाद आपने रिवाइज भी किया, एक्सपीरियंस किया कि हां ये सारे तरीके हैं और लॉसेस होने के भी या कंजर्व करने की भी, इस बात से इस तरह से रिवीजन करना है आपको। ओके, तो फिलहाल जो मैंने जिस तरह से मैचिंग की है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट मैचिंग आ रहा है, आंसर है ए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग पैटर्न, अगेन मैच द फॉलोइंग पैटर्न है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी आपके सामने है। अब सबसे पहले आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी पर बात करेंगे। ठीक है, तो ए मैचेस विथ व्हाट? स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात हो रही है, आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज डाइवर्स हैबिटेट, ये मैच हो गया। दिस इज द मैचिंग, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंसेस एडेप्टिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज डाइवर्स हैबिटेट, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट स्पीसीज। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? जहां जीन्स, वेरिएंट्स एंड जीन्स है, वेरिएंट्स एंड जीन्स, तो राइट ये मैच कर गया। जेनेटिक डाइवर्सिटी विथ 4, तो A मैचेस विथ 3, B मैचेस विथ 4। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम, वैरायटी 2। यस, इकोलॉजिकल इट इज वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लेवल की जो डाइवर्सिटी होती है विद इन द कम्युनिटी, अमंग द कम्युनिटी और अल्फा बीटा गामा, राइट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी याद आता है? यस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम को कंपेयर कर लो, एक ही इकोसिस्टम के अंदर दो अलग अलग कम्युनिटी, दो अलग अलग इकोसिस्टम है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम और बगल में ग्रासलैंड, दोनों की अलग अलग कम्युनिटीज होंगी, डाइवर्सिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ऐसी सोचिए आप। क्लियर? अल्फा बीटा गामा बड़े स्केल पर, और एट लास्ट बायोडाइवर्सिटी इन्फ्लुएंसेस इंटरेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, बिल्कुल बात सही है। तो आंसर होगा डेल्टा। डेल्टा इज द आंसर। यस कमांडोज, डेल्टा इज द आंसर, ध्यान रखिएगा, डेल्टा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कर्व में जो Z होता है, Z स्टैंड्स फॉर, Z क्या स्टैंड करता है? राइट, इट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, C इज द आंसर। फंडामेंटली ऐसे पूछेंगे, A इज द एरिया है ना, S इज द स्पीसीज एंड C इज द Y इंटरसेप्ट, ऐसे भी पूछा जा सकता है मैच द कॉलम करके। मैंने तो सिर्फ Z के बारे में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि पूरे इसमें S का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, A का क्या मतलब है। Z is the slope, Z is the slope line of regression, regression coefficient हम उसको कहते हैं। वो जितना ज्यादा स्टीप होगा स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगा, वो जितना इंक्लाइंड होगा, जितना कम होगा कम स्टीप होगा, लेसर द स्टीपर मोर एरिया लेस स्पीसीज, ऐसे करके करेक्ट स्टेटमेंट। यस, तो 48 का आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हायर लैटिट्यूड मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, सही बात है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ये रहा इक्वेटर E और ये रहा पोल P। जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, नीचे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी BD इंक्रीजेस, ये सही है, दिस इज करेक्ट। फिर पोल से इक्वेटर की तरफ डिक्रीज, गलत। हायर लैटिट्यूड से जैसे जैसे हम सी लेवल की तरफ आते हैं, एक माउंटेन एरिया से, ये रहा माउंटेन एरिया और ये रहा नीचे प्लेन एरिया, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं बायोडाइवर्सिटी, यस कमांडोज, बायोडाइवर्सिटी यहां भी बढ़ती है, यस, माउंटेन में कम रहती है, यहां बढ़ती है, तो ये बात भी सही है। 1 और 3 आर करेक्ट, और हायर लैटिट्यूड ये गलत है। तो अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन है, यस कमांडोज, जो बताता है कि सही मैच, करेक्ट मैचिंग कौन सा है? आंसर है ए, क्योंकि 1 और 3 आर करेक्ट, 1 और 3 आर करेक्ट, सो ए इज द आंसर। ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 49, ए इज द आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नैरोइंग यूटिलेरियन आर्गुमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स। नैरो यूटिलेरियन जो होते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे लिए है ना, इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक फोटोसिंथेसिस, सही बात है ये। इज इट ट्रू? नहीं, ये ब्रॉड यूटिलेरियन है, इनडायरेक्ट, ब्रॉड मतलब इनडायरेक्ट, और नैरो यूटिलेरियन मतलब जिससे हमें डायरेक्ट फायदा मिलता है इकोसिस्टम सर्विसेज, इसलिए ये गलत है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक डाइज एंड लुब्रिकेंट्स, हां ये सही है क्योंकि ये नैरो यूटिलेरियन में आते हैं। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, ये तो एक एस्थेटिकल एथिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, ये नहीं है। द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक मेडोज,
जंगलों से गुजरते हुए, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये भी नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नहीं है, ये नहीं है। फाइबर, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए जो है टिम्बर्स वगैरह हम जो इस्तेमाल करते हैं, और भी दूसरे ऐसी चीजें हैं। क्लियर? यस, इज इट? यस इट इज। तो सेकंड और 5 अभी तक से, ये प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट ड्रग्स, 25% ड्रग की दुनिया तो जो है मेडिसिनल प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सेकंड, 5 एंड 4, ऑप्शन सेकंड, यस, 5 एंड द सिक्स्थ वन। तो कौन से ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है? सेकंड, 5 एंड 6, बी इज द आंसर, बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोज, बीटा इज द आंसर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, नैरो यूटिलिरियन में ये तीनों तरह के इकोलॉजिकल सर्विसेज आते हैं, ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी जो है आंसर है। सेकंड, 5th एंड द 6th स्टेटमेंट आर करेक्ट। प्रोमोटिंग, क्या बताते हुए? यस कमांडोज, किसके बारे में बताते हुए? दैट इज इकोलॉजिकल सर्विसेज, नैरो यूटिलिटी। क्लियर? तो ये थे सारे क्वेश्चन पैटर्न्स जो प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। ओके कमांडोज, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम दे रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, थैंक यू।